बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 12 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से, वो खबर जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पूरी दुनिया की नजरें थी इस्लामाबाद पर कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा। ये मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है और अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान से वापसी का ऐलान कर दिया। और वो खदशा जिसका इजहार बार बार किया जा रहा था कि ईरान अपने मौकिफ में लचक नहीं दिखाएगा, अमरीका के सामने नहीं झुकेगा, अमरीकी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं होगा, वही हुआ। और इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर एक खत, एक कागज, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ड्राफ्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरानी वफ्द को थमाया गया है कि अगर ये कबूल नहीं करते, ये हमारी तरफ से बेस्ट ऑफर है, और अगर इस फाइनल ऑफर को कबूल नहीं किया जाता तो फिर जंग होगी। क्या मंजरनामा होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी वफ्द बार बार किससे राब्ते में था। लगभग आधे दर्जन से जायद मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को लाइन पर लिया गया, उनको बताया गया कि ईरानी क्या बात कर रहे हैं, ईरानी हमारे मुतालबात के ऊपर क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं। और बिलाखिर सेंटकॉम से अमरीकी सदर से राब्तों के बाद इन मुज़ाकरात की नाकामी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। पहले मैं आपको सुनवाऊंगा जो जेडी वैंस हैं, अमरीकी वफ्द के सरबराह, उन्होंने जो गुफ्तगू की 3 मिनट 32 सेकंड की। आई नो कि ये एक तवील गुफ्तगू है, लेकिन इसको सुनना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो गुफ्तगू है जिससे आपको आइंदा मंजरनामा उसके बारे में पता चलेगा कि क्या कुछ होगा मिडल ईस्ट में, आबनाए हुर्मुज़ में, पर्शियन गल्फ में, खलीजी ममालिक, उनके ऊपर ईरान की तरफ से क्या किया जाएगा, वो मिलकर ईरान के खिलाफ क्या करेंगे, और फिर इसराइल और अमेरिका वो किस किस्म की तैयारियों में नजर आते हैं, और फिर मजीद कौन से एक्टर्स इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और ये जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को दोनों ममालिक ने सराहा है, लेकिन वो जो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी, वो जो मस्बत इशारे दिए जा रहे थे, वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। उसकी वजह ईरान जो है वो, उसको ये लगता है कि ईरान जो है वो इस वक्त एक एम्फेटिक पोजीशन में मौजूद है, एम्फेटिक विक्ट्री के करीब है, और उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका की तरफ से शराइत सामने रखी गई हैं। और उनमें से कुछ का तज़किरा जो है वो अमेरिकी नायब सदर की तरफ से भी किया गया। साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, मरहला है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ पर आने से पहले मुज़ाकरात का जो माहौल बनाया गया ईरानी वफ्द की जानिब से, गुज़िश्ता वीडियो में आपको याद होगा मैंने ये तज़किरा किया था, वो तस्वीर दिखाई थी और मैंने कहा था कि जो ईरान ने इस वक्त टोन सेट कर दी है, मुज़ाकरात का माहौल बना दिया है, इस तस्वीर से ये वाज़े हो गया है कि ईरान जो है वो अमेरिका के मुतालबात नहीं मानेगा। और आने से पहले जो तस्वीर, मैं जेडी वैंस की गुफ्तगू पर आने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जो तस्वीर जारी की गई ईरान की जानिब से इन मुज़ाकरात से पहले, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ वो जिस वक्त जहाज़ में मौजूद थे, सवार हुए, वहाँ पर ये तस्वीर ली गई। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो मनाब स्कूल है जिसके ऊपर बच्चियों के ऊपर क्रूज़ मिज़ाइल से, टॉमाहॉक मिज़ाइल से हमला किया गया, उनकी तस्वीरें हैं। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मेरे हमराह इस्लामाबाद इन मुज़ाकरात के लिए इन बच्चियों की खून आलूद बस्ते, उनके स्कूल बैग्स साथ जा रहे हैं, इनकी तस्वीर साथ जा रही हैं, और फूल साथ में मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा था, ये अंदाज़ा हो गया था कि ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं लाएगा। और फिर बड़ी ही टफ नेगोशिएशन जो है वो चलती रही इस्लामाबाद में। ज़रा सुन लें पहले कि क्या गुफ्तगू की। पहले मैं आपको उनकी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू सुनवाऊंगा, फिर मैं आपके सामने उसका हर्फ बहर्फ दुरुस्त तर्जुमा रखूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब मामलात किस जानिब जा सकते हैं। और अमरीकी वफ्द के इस्लामाबाद से रवानगी से पहले जो तेवर, जो लहजा था, अब वो किस तरीके से वाशिंगटन में रेजोनेट करता हुआ नजर आएगा, ये ज़रा सुनिए। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours.
And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Where does this mean the straight up remove? और इसके बाद अमरीकी वफ्द के सरबराह ने सवालात नहीं लिए और इस 40 दिन की जंग का खुलासा सिर्फ एक जुमले में होता है और बहुत ही हैरानकुन है। और ये हम भी तवक्को नहीं कर रहे थे। जिस किस्म का जुमला जो है वो अदा किया गया अमरीकी नायब सदर की तरफ से कि इरानियंस आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स। 40 दिन की बमबारी, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत ने इसराइल के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की कि जिसकी नज़ीर हालिया तारीख में नहीं मिलती। ईरान के तूलो अर्ज पर बम बरसाए गए। कौन सा सूबा, कौन सा शहर है जिसको टारगेट नहीं किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल बरसाए गए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए, B-52 बॉम्बर्स, B-1 लांसर तैयारे इस्तेमाल किए गए, F-35, F-15, F-16 इस्तेमाल किए गए। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, एटमी तवानाई से चलने वाला जेराल्ड आर फोर्ड लाया गया। USS अब्राहम लिंकन मौजूद था। खलीजी ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। पूरे रीजन में अपने फौजी अड्डे शामिल थे। उनके दावा किया गया कि उनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उनके पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दिया गया, उनकी नेवी जो है वो समंदर बुर्द हो चुकी है, उनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी है, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, उनकी फ़िज़ाई ताकत ख़त्म हो चुकी है। और ये मौका था कि जहाँ पर अमेरिका को लगा कि अब हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएट करेंगे। और आगाज़ में जो कहा जा रहा था कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, ईरान को झुकना होगा, अपने घुटनों पर बैठना होगा और हमसे भीख मांगनी होगी कि हम उनको आम मुआफ़ी दे दें। ये तमाम के तमाम दावे, इनका खुलासा 40 दिन की जंग का JD वैंस के एक जुमले में है जिसमें वो ये कहता है कि इरानियंस आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स, कि ईरानी हमारी शराइत मानने से इनकार
कर चुके हैं, कर दिया है। एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे कि इसके नताइज अब क्या होने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह है कि फिलफौर जो है वो जंग का आगाज हो जाएगा, ये जो सीज फायर है वो होल्ड करेगा। वेरी क्रूशियल आवर्स, बहुत ही अहम तरीन वक्त जो है उसका आगाज हो गया है इस जंग के फ्यूचर के हवाले से। जेडी वैंस ने जो गुफ्तगू की, जेडी वैंस ने कहा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी बहुत शानदार मेजबानी की। इस मुज़ाकरात में जो भी खामियां रहीं वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया और ईरानियों के साथ हमारे फासले मिटाने और किसी डील तक पहुंचने में हमारी भरपूर मदद करने की कोशिश की। फिर जेडी वैंस ने कहा कि हम पिछले 21 घंटों से इस पर काम कर रहे हैं और हमने ईरानियों के साथ कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत की है। अच्छी खबर यह है कि हमने बातचीत की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और मेरे ख्याल में अमेरिका से ज़्यादा ये खबर ईरान के लिए बुरी है। इसका मतलब यह है कि इसमें धमकी मौजूद है कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान ने के साथ हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और इसका मतलब यह है कि ईरान के लिए बुरी खबर है। जंग जारी रहेगी, सीज फायर जो है वो अब शायद चंद घंटों की बात रह गई है। फिर जेडी वैंस ने कहा कि चुनाचे हम बगैर किसी मुआहदे के रियासत हाय मुतहदा अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने अपनी रेड लाइंस, सुर्ख लकीरें बिल्कुल वाजे कर दी हैं कि हम किन चीज़ों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं। हमने ये सब जितना हो सकता था वाजे कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारी शराइत मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा क्वेश्चंस, और यहां से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल किया CNN के रिपोर्टर ने, उन्होंने सवाल किया कि सर उन्होंने यानी कि ईरानियों ने असल में किस चीज़ को मुस्तरद किया है, क्या आप हमें यह समझने में मदद दे सकते हैं कि ईरानी हमारी कौन सी बात नहीं मान रहे। उस पर जेडी वैंस कहते हैं कि देखें, मैं तमाम तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 21 घंटे की निजी गुफ्तगू के बाद उसे अवामी सतह पर नहीं लाना चाहता, लेकिन सादा सी बात यह है कि हमें उनकी तरफ से एक पुख्ता अहद, एक फर्म कमिटमेंट चाहिए थी कि वो जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही वो ऐसे जराए तलाश करेंगे जो उन्हें तेजी से जोहरी हथियार बनाने के काबिल बना सकें। यह अमरीकी सदर का बुनियादी मकसद है और हमने इन मुज़ाकरात के जरिए यही हासिल करने की कोशिश किया। गोया अमरीका का एक मुतालबा जो जोहरी हथियारों के हवाले से था, ईरान ने यह जरूर कहा कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने यूरेनियम एनरिचमेंट का जो राइट है उसको फॉरगो नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। यूरेनियम को अफसूदा करना, उसको पीसफुल पर्पसेस के इसलिए इस्तेमाल करना, वो हमारा हक है। और इस बात के ऊपर भी लचक नहीं दिखाई एक ऐसा मुल्क जिसकी तहजीब मिटाने की, उसको कत्ल करने की धमकी दी जा रही हो, जिसको ये कहा जा रहा हो कि तुम्हारे तमाम पावर प्लांट्स, तुम्हारे तमाम ब्रिजेस, तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट्स एक ही झटके में हम तबाह कर देंगे और हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, 100 साल पीछे भेज देंगे। वो मुल्क है यहां पर बैठकर कहता है कि हम आपकी ये इतनी सी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं। आगे जो है वो जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम जैसा भी है और उनकी यूरेनियम मसूदगी की तनसीबात जो पहले थी वो तबाह हो चुकी हैं। अब अमेरिका का मखमसा ये है कि ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई हैं। ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि अमेरिकी इंतजामिया ये दावा कर चुकी है कि हमने तबाह कर दिए, गुज़श्ता बरस ये दावा किया गया था, तो अब ही सेइंग कि जो पहले थी वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ईरानियों की तरफ से जोहरी हथियार ना बनाने का कोई बुनियादी और देरपा अज़्म मौजूद है? सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल बईद के लिए भी। हमें अभी तक ऐसा कोई अज़्म नज़र नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद मुस्तकबिल में नज़र आए। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या किसी और चीज़ पर इत्तफाक हुआ है, क्या ईरानियों के जो मुंजमद असासे हैं, जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, उसका जिक्र हुआ, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ? उसके ऊपर जेडी वैंस ने कहा कि हमने इन तमाम मसाइल पर बात की और उसके अलावा भी कई मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए। यकीनन ये चीज़ें सामने आईं, लेकिन फिर वही बात है कि हम ऐसी सूरत हाल तक नहीं पहुँच सके जहाँ ईरानी हमारी शराइत मानने को तैयार हों। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी लचक दिखाई। सदर ने हमें हिदायत दी थी कि हम यहाँ नेक नियति के साथ आएँ और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करें, जो हमने की, लेकिन बदकिस्मती से हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। फिर सवाल हुआ, आपने इन मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से कितनी बार राब्ता किया, उनको एतमाद में लिया, सदर ट्रंप का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ था? उस पर जेडी वैंस ने कहा कि जाहिर है हम सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। पिछले 21 घंटों में शायद आधा दर्जन या दर्जन भर बात जो है बात हुई होगी। हमने एडमिरल कूपर
और पूरी कौमी सलामती की टीम से भी बात की। हम मुसलसल राब्ते में थे क्योंकि हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे थे। अब हम यहाँ से एक बहुत सादा सी तजवीज़ और मफाहमत की याददाश्त के साथ जा रहे हैं जो हमारी तरफ से आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। अब देखते हैं कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट है, यानी कि मुज़ाकरात जो अमेरिका की टीम यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ हो रहे थे, तो एक कंट्रोल रूम जो है वो वाशिंगटन डीसी में भी बना हुआ था। वहाँ पर अमेरिकी सदर, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी टीम, अमेरिका सेंटकॉम के चीफ समेत उनके जर्नैल, वो सब बैठकर उस गुफ्तगू को सुन रहे थे कि ईरान जो है वो किस तरीके से लचक नहीं दिखा रहा। 40 दिन की जंग जो है उससे निकल कर आने वाला एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर 47 साल से पाबंदियां हों, जिसके असासे मुंजमद हों, जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड पर पाबंदी हो, जिस पर अपने डिफेंस प्रोग्राम्स जारी रखने पर, हथियार खरीदने पर, मेडिसिन खरीदने पर पाबंदी हो, जिस पर आलमी बैंकिंग चैनल्स के दरवाजे बंद हों, जिसके साथ नॉर्मली कोई मुल्क ट्रेड नहीं कर सकता, जो दुनिया भर में तेल बिकता है उससे तकरीबन 15 से 20% कम कीमत पर दुनिया को तेल बेचने पर जिसको मजबूर किया जाता हो, वो मुल्क इस जंग से बाहर निकलकर अमेरिका की धमकियां जो हैं या अमेरिका की जो तरफ से बार बार थ्रेटनिंग जो है स्टेटमेंट्स दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने वो खातिर में नहीं लाया और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। जिसका मतलब ये है कि अब जो सीज़ फायर है, कुछ खुशियां भी होंगी कुछ ममालिक में कि ये सीज़ फायर जो है वो अब होल्ड नहीं करेगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा जश्न होगा कि देखें पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात को सक्सेसफुली होल्ड करवाना और पाकिस्तान का दोनों की तरफ से शुक्रिया अदा करना इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इन मुज़ाकरात का दौर शायद आगे चल कर भी हो, दोबारा पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट किया जाए, किसी और मकाम पर हो, पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहे। लेकिन एक बात तय है कि अब इंतहाई ख़तरनाक वक्त का आगाज़ हो गया है। जो सीज़ फायर रीच किया गया था वो सीज़ फायर अब होल्ड नहीं कर पाएगा। मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत जल्द ईरान के ऊपर दोबारा से हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है और जवाब में ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस मुज़ाकरात के दरमियान हुई हो कि ये हम आपको एक कागज़ थमा कर जा रहे हैं, इसके ऊपर आप सोच विचार कर लें, और उसमें यह कहा गया हो कि अमेरिका की तरफ से जो बेस्ट ऑफ़र की जा सकती है वो अपना हुर्मुज़ के मुतल्लिक हो सकती है, वो उनके फ्रोज़न एसेट्स के मुतल्लिक हो सकती है, वो उन पर आलमी पाबंदियों के हवाले से हो सकती है, वो उनको जो है उनके जंग में होने वाले नुकसानात के किसी और तरीके से अजाले की सूरत में हो सकती है। लेकिन जो मुतालबात ईरान के सामने उन्होंने रखे वो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका को ये लगता है कि यहाँ पर इस पोजीशन में अगर हम ईरान के साथ एक तस्फिया कर लेते हैं तो ये एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी। अमेरिका का जो नाक है वो कट जाएगा, अमेरिका की साख बतौर एक सुपर पावर जो है वो इस बुरे तरीके से डेंट होगी कि अब उसकी जो कीमत है, यानी कि ईरान ने बाकायदा जो है वो बड़े बुरे तरीके से अमेरिका को फंसा दिया है। अब अमेरिका फौज कशी करता है, ग्राउंड इन्वेशन की बात करता है, जिसके लिए बहुत से खलीजी ममालिक हामी भी हैं, या आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए कोई इंटरनेशनल कोalition लॉन्च की जाती है, मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई और डिप्लोमेटिक एफर्ट होता है, उसके लिए वक्त और काउंटडाउन अब से शुरू हो गया है। इस वक्त तल अवीव में इस बात के ऊपर खुशी होगी, तेहरान में इस बात का जश्न होगा कि जो हमारा वफ्द गया था उसने मासूम बच्चों बच्चियों के खून के ऊपर सौदा नहीं किया और अमरीकी मुतालबात नहीं माने। और आज इस बड़ी डेवलपमेंट से आपको ये फ़र्क समझ आ रहा है कि जब अमरीकी सदर ने ये कहा था कि मैं एक तहज़ीब को मिटा दूंगा, तो उसके जवाब में ईरानियों ने तमस्खुर उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि आपको क्या पता कि तहज़ीब किसको कहते हैं। हम किस वक्त इंसानी हकूक़ की बात साइरस सैलेंडर के ऊपर लिख रहे थे, जिस वक्त आप गारों में पत्थर रगड़ के आग तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त दुनिया को पहला ज़ाब्ता, पहला चार्टर इंसानी हकूक़ का वो ईरान की तरफ से दिया गया था। हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है और ये आज नज़र आ रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है या अग्री नहीं किया, ईरान को यकीनन डिप्लोमेटिकली कोई मैसेजिंग आई होगी साइड बाय साइड बीजिंग की तरफ से। अब उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं, चाइना के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर असलहे की बातें हो रही हैं कि ईरान को फराहम किया जा रहा है और ईरान वेट कर रहा है कि अमरीकी जो है वो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करें।
जो ग्राउंड इन्वेजन है वो अगरचे मुझे नज़र नहीं आता कि इतनी फौरी तौर पर हो सकती है, और इस जंग में भी अमेरिका जो है उसके पास अब बहुत कम वक्त रह गया। अगर वो ना इसको इस तरीके से छोड़ सकता है, वो कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, एक बड़ा डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया है, और आने वाले घंटों में इस तमाम मामले में कुछ नए एंगल्स, कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।